गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 ऑफ बिजनेस लॉ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट विच इज फ्री कंसेंट। सो लेट्स स्टार्ट। पेन सेलेक्ट कर लेती हूँ मैं। Section 10 of the Indian Contract Act lays down that all agreements are contracts if they are made by the free consent of the parties. Section 10 जो हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है वो ये बोलता है कि सारे के सारे अग्रीमेंट्स जो होते हैं, अग्रीमेंट मतलब क्या होता है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस जिसके अंदर कंसिडरेशन भी होती है, इंक्लूडिंग कंसिडरेशन, उसको हम अग्रीमेंट कहते हैं। आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट, अगर वो फ्री कंसेंट से बनाए जाते हैं पार्टीज के। दस फॉर द एनफोर्सेबिलिटी ऑफ एन एग्रीमेंट नॉट ओनली कंसेंट ऑफ द पार्टीज शुड बी देयर बट इट शुड ऑल्सो बी फ्री, फ्री भी होना चाहिए। अब है डेफिनेशन कंसेंट की, जो कि हमारे को सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग पता चलती है। मतलब कि डेफिनेशन ऑफ कंसेंट सेक्शन 13 हमें बताता है, तो ये हमें याद रखना होगा। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन बताता है? 2 or more persons are said to consent when they agree upon the same thing in the same sense। मतलब कि 2 और 2 से ज़्यादा पर्सनस का कंसेंट है, ये कब कहा जाएगा? जब वो सेम थिंग पे सेम सेंस में अग्री करते हैं, जिसको हम कंसेंसस एड इडम कहते हैं। ठीक है, ये हमने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। ठीक है, मीटिंग ऑफ माइंड्स मतलब कि जैसे दोनों की सोचें मिलना। जैसे मान लो एग्जांपल देती हूँ, मैंने किसी को मेरे पास कार है और मुझे वो कार बेचनी है। ठीक है, तो मैंने कोई मिस्टर बी है, उनको बोला कि आप मेरी कार ले लो। ठीक है, और फिर उन्होंने बोला ठीक है ओके, और मैंने बोला कि मुझे मेरी कार बेचनी है 1 लाख रुपए में, तो वो 1 लाख में ही मान गए खरीदने के लिए। तो सेम है टर्म्स और कंडीशन, तो इसको कहेंगे सेम थिंग इन द सेम सेंस। अगर मैंने उनको ऑफर किया कि 1 लाख में खरीद लो और वो कह रहे कि नहीं आप 80,000 में दे दो, तो वो हमारा नहीं होगा इन द सेम सेंस। तो इसका एग्जाम्पल इन्होंने भी दिया हुआ है। एक्स ओन्स 2 कार, उसके पास 2 कार्स हैं, एक है मारुति स्विफ्ट एंड द अदर इज i10। ठीक है, एक्स की इंटेंट्स टू सेल इज i10। एक्स का मन है कि भाई वो अपनी i10 बेचते वाई को एक सर्टेन प्राइस पे, बट ही डज नॉट स्पेसिफाई, उसने क्लियर नहीं किया कि कौन सी बेचना चाहता है। वो मारुति बेचना चाहता है, i10 बेचना चाहता है। तो वाई को लगा कि वो क्या खरीद रहा है, वो मारुति स्विफ्ट खरीद रहा है, जबकि एक्स क्या बेच रहा है, i10 बेच रहा है। तो ये कंसेंट नहीं हुआ हेयर, क्योंकि दोनों पार्टीज सेम थिंग पे सेम सेंस पे अग्री नहीं कर रही। ठीक है, अब फ्री कंसेंट आता है। फ्री कंसेंट कौन सा सेक्शन बताता है? हमारा सेक्शन 14 बताता है। कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय, कौन सी चीजें नहीं होनी चाहिए? कॉर्जन एज डिफाइंड इन सेक्शन 15, अनड्यू इन्फ्लुएंस एज डिफाइंड इन सेक्शन 16, फ्रॉड एज डिफाइंड इन सेक्शन 17, मिस रिप्रेजेंटेशन एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 18, मिस्टेक subject to the provisions of section 20, 21 and 22। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे consent is said to be so caused when it would not have been given but for the existence of such coercion, undue influence, fraud, misrepresentation, mistake। When consent to an agreement is caused by any one of the first 4 factors, मतलब कि अगर coercion, undue influence, fraud, misrepresentation, mistake को छोड़ के जो भी हमारे पहले वाले 4 थे, अगर उनसे कॉज हुआ है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है हमारा? voidable हो जाता है एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट इज सो कॉज्ड। ये कौन सा सेक्शन कहते हैं? 19 और 19A। ठीक है, इन केस ऑफ कंसेंट कॉज्ड बाय मिस्टेक द कॉन्ट्रैक्ट में भी वैलिड, वॉइड और वॉइडेबल तीनों होगा। तो वैलिड का कौन सा कहता है? सेक्शन 20, वॉइड का सेक्शन 21 और वॉइडेबल का सेक्शन 22। ठीक है, कंसेंट क्या कंसेंट सेक्शन 13 बताता है, कंसेंसस एड इडम, मीटिंग ऑफ माइंड्स। उसके बाद पहले ये देखना कि कंसेंट है या नहीं, फिर देखना फ्री कंसेंट है या नहीं, जो कि सेक्शन 14 बताता है। मीन्स कंसेंट नॉट कॉज्ड बाय कॉर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, ये सेक्शन याद रखना है। ठीक है, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, तो इनका इफेक्ट क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट पे?
कौन सा सेक्शन बता रहा है, अफेक्ट 19 और 19A, तो क्या हो जाएगा, वॉइडेबल हो जाएगा, पढ़ा था ना हमने अभी ऊपर। और मिस्टेक के केस में क्या हो जाएगा, इफेक्ट क्या होगा, सेक्शन 21, 22 बता रहा है कि क्या होएगा, वैलिड भी हो सकता है, वॉइड भी हो सकता है, वॉइडेबल भी हो सकता है। वो मिस्टेक के ऊपर डिपेंड करता है कैसी मिस्टेक है। ठीक है, अब हम पहले पढ़ेंगे कॉर्जन। ठीक है, कि कॉर्जन क्या होता है। ठीक है, तो सेक्शन 15 बताता है ऑफ द एक्ट डिफाइन कॉर्जन, कैसे बताता है, कॉर्जन इज द कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी फॉरबिडन बाय इंडियन पेनल कोड 45 ऑफ 1850 or the unlawful detaining or threatening to detain any property to the prejudice of any property whatever intention of causing any person to enter into agreement। मतलब कि कॉर्जन क्या होता है, कमिट करना या फिर थ्रेट करना, मतलब या तो कमिट करना या फिर कमिट करने के लिए थ्रेट करना किसी को। ठीक है, ये क्या कहता है, इंडियन पेनल कोड। ये इंडियन पेनल कोड के तहत फॉरबिडन है, या फिर अनलॉफुल डिटेनिंग या फिर थ्रेटन करना, डिटेन करने का। अगर किसी ने किसी को कहा कि तुम ये मेरा काम कर दो, उसने बोला कि नहीं मैं ये काम नहीं करूँ, मतलब अगर जैसे ए ने बी को कहा कि तुम मुझे अपनी बाइक ना जैसे 50,000 में दे दो, तो फिर उसने बोला कि नहीं मैं तो 1 लाख में बेचूंगा, तो उसने बोला कि नहीं बेच तो मुझे मतलब 50,000 में मुझे दे दो, वरना तुम्हारा बच्चा मेरे कब्जे में है। ठीक है, या फिर कब्जे में है नहीं, मैं उसे मतलब कब्जे में कर लूँगा, किडनैप कर लूँगा। ठीक है, तो ऐसे मतलब any property to the prejudice of any person whatever with the intention of causing any person to enter into agreement। मतलब कि हम क्या चाहते हैं कि वो उसको धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट में आ जाए। When a person is forced to give his consent then coercion is said to be used। जब फोर्स किया जाता है किसी पर्सन को तो हम कहते हैं कि क्या हो रहा है, कॉर्जन हो रहा है। ठीक है, अब फीचर क्या है इसके, पहला कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पेनल कोड। मतलब कि कोई भी मतलब एक्ट क्या तो हम कमिट कर रहे हैं या फिर थ्रेटन कर रहे हैं कमिट करने का, जो कि फॉरबिडन है इंडियन पेनल कोड से, अलाउड नहीं है, मतलब लीगली सही नहीं है। ठीक है, वेयर अ पर्सन कमिट्स एन एक्ट और थ्रेटन्स टू कमिट टू एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पेनल कोड, ये फॉरबिडन नहीं है, तो यहाँ पे क्या लग रहा है, तो वो क्या यूज कर रहा है, कॉर्जन यूज कर रहा है। ठीक है, केस लॉ क्या है, रंगना याकमा और अलवर सिटी, विडो है, कोई विधवा है जो 13 साल की है, उसको फोर्स किया कि भाई वो एक बच्चे को अडॉप्ट करे बाय हर रिलेटिव्स ने उसे फोर्स किया, हु रिफ्यूज्ड टू रिमूव द डेड बॉडी ऑफ हर हस्बैंड फॉर क्रिमेशन अनलेस शी कंसेंटेड टू द अडॉप्शन। जब तक वो मतलब अडॉप्ट उसे नहीं करेगी तो वो उसके मतलब हस्बैंड की जो डेड बॉडी है उसको रिमूव नहीं करेंगे, उसको मतलब जलाएंगे नहीं, जो जलाने का फिर होता है ना मतलब रीति रिवाज होता है, वो नहीं करेंगे, तो फिर उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी है, तो इसलिए उसको ऐसा इस चीज़ के उससे वो फोर्स कर रहे हैं उसको। हेल्ड कंसेंट वॉज ऑब्टेन्ड अंडर कॉर्जन, उसे फोर्स किया तो कॉर्जन के अंडर है, एंड अडॉप्शन कुड नॉट बी एनफोर्स्ड, इसको एनफोर्स नहीं कर सकते। ऑब्स्ट्रक्टिंग अ डेड बॉडी फ्रॉम बीइंग रिमूव्ड इज एन ऑफेंस अंडर इंडियन पेनल कोड। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है कि ए ने थ्रेटन किया बी को, ए थ्रेटन्स टू किडनैप बी सन इफ बी डज नॉट सेल हिज हाउस टू हिम एट अ वेरी लो प्राइस, द कंसेंट ऑफ बी हैड बीन इंड्यूस्ड बाय कॉर्जन। ए ने मतलब डराया बी को कि वो उसके बेटे को किडनैप कर लेगा अगर बी अपना घर उसको नहीं बेचेगा बहुत ही कम प्राइस में, तो बी को क्या कर रहे हैं, फोर्स कर रहा है, तो क्या हो रहा है, कॉर्जन हो रहा है। एन अग्रीमेंट मेड बाय पर्सन अंडर क्रिमिनल इंटिमिडेशन इज अ अग्रीमेंट इंड्यूस्ड बाय कॉर्जन। ठीक है, अब अगला आता है हमारा, इसका बी पार्ट आता है द अनलॉफुल डिटेनिंग ऑफ प्रॉपर्टी और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी। हमने ये भी कहा था कि भाई जैसे डिटेन वाले में आ जाएगा कि जो मैंने आपको बताया नहीं तो ऊपर कि वो कह रहा है कि मैं तुम्हारे सन को किडनैप कर लूँगा। When a person unlawfully detains or threatens to detain प्रॉपर्टी, यहाँ पे भी क्या लग रहा है, कॉर्जन लग रहा है। केस लॉ आ गया मुथ्या और मुथु करूपन। ठीक है, एन एजेंट रिफ्यूज टू हैंड ओवर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ बिजनेस टू द न्यू एजेंट unless the principal released him from all liabilities
द प्रिंसिपल हैड टू गिव रिलीज डीड अंडर थ्रेट held the release deed was voidable at the option of the principal who was made to execute the release deed under coercion. इसके अंदर भी मतलब क्या था कि एक एजेंट ने रिफ्यूज़ कर दिया बुक्स ऑफ अकाउंट देने के लिए एक नए एजेंट को, जब तक प्रिंसिपल ने मतलब जो प्रिंसिपल है वहाँ का उसने उसको परमिशन नहीं दी थी, तो प्रिंसिपल को उसे रिलीज डीड देना पड़ा अंडर थ्रेट. ठीक है, क्योंकि अगर वो उसे रिलीज करेगा जो पुराने एजेंट को, अगर प्रिंसिपल रिलीज करेगा तभी तो नया एजेंट बुक्स देख पाएगा. तो इसलिए रिलीज डीड क्या था, वॉइडेबल था. ठीक है, एट द ऑप्शन ऑफ द प्रिंसिपल. ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, अगर फ्री कंसेंट नहीं होता तो क्या होता है, वॉइडेबल होता है. एट द ऑप्शन ऑफ द प्रिंसिपल होगा, अग्रीव पार्टी जो होती है उसके ऑप्शन पे होता है. हु वॉज मेड टू एग्जीक्यूट द रिलीज डीड अंडर कॉर्जन. नेक्स्ट है हमारा प्लेस फॉर कॉर्जन. ठीक है, इट इज इमैटेरियल वेदर इंडियन पेनल कोड इज और नॉट इन फोर्स. मतलब इंडियन पेनल कोड फोर्स में है या नहीं है, एट द प्लेस उस जगह पे लगता है नहीं जहाँ पे कॉर्जन हो रहा है. इन अदर वर्ड्स, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द इंडियन पेनल कोड शुड बी एप्लीकेबल एट द प्लेस वेयर कॉर्जन इज एक्सरसाइज्ड. मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे कॉर्जन हो रहा है वहाँ पे इंडियन पेनल कोड लगना ही चाहिए. इफ़ द सूट इज़ फाइल्ड इन इंडिया, अगर सूट फाइल्ड किया है इंडिया के अंदर मतलब सूट लिखा गया है तो सेक्शन 15 अप्लाई होगा. एग्जाम्पल है ए ऑन बोर्ड एंड English ship on the high sea. The sea is not part of territorial water of a state. तो ये पार्ट नहीं है. Causes B to enter into an agreement by act of amounting to criminal intimidation by under Indian Penal Code. तो मतलब इंडियन शिप वो हाई सीज वाला जो एरिया वहाँ पे नहीं लगता इंडियन पेनल कोड. तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे नहीं फाइल होगा. लेटर ऑन केस ऑफ फाइल्ड एट कैलकटा. ठीक है, coercion may be from the party to the agreement or a stranger. ठीक है, coercion कैसे हो सकता है, जो पार्टी है सामने वाली उससे भी हो सकता है और कोई स्ट्रेंजर से भी हो सकता है. The act of coercion may be exercised either by party to the agreement or a stranger. ठीक है, A threatens to kill B if he does not sell his I-10 to him. मतलब A ने B को थ्रेटन किया कि वो उसे मार देगा अगर उसने अपनी I-20 उसको नहीं बेची तो 5 लाख, जो कि 5 लाख रुपए की है, लेकिन वो क्या चाहता है कि 1 लाख में बेच दे. हेयर कॉर्जन इज बीइंग अप्लाइड बाय अ पर्सन हु इज पार्टी टू द अग्रीमेंट. तो ए पार्टी टू द अग्रीमेंट है, उसने उसको डराया, तो फिर ये क्या है कि मतलब पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट ने किया. लेकिन इन द अबव एग्जाम्पल इफ ए थ्रेटन्स टू किल बी, अगर ए ने बी को थ्रेटन किया, डराया कि भाई वो उसको मार देगा. इफ़ ही डज नॉट सेल हिम I-20, सेम बात है, लेकिन टू सी एट द गिवन प्राइस. उसने ए ने बी को थ्रेटन किया कि वो उसे मार देगा अगर उसने सी को अपनी I-20 नहीं बेची. तो ए थ्रेट्स अमाउंट्स टू कॉर्जन इवन दो इज अ स्ट्रेंजर. ठीक है, तो मतलब वो कॉर्जन कर रहा है लेकिन वो तीसरा बंदा है, लेकिन फिर भी वो कर रहा है, वो स्ट्रेंजर है टू द कॉन्ट्रैक्ट. Likewise, coercion may be directed at a party to the agreement or stranger. The act of coercion may be directed against any person and not necessarily against the other party to the agreement. मतलब इसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं. A threatens to kill B if he does not sell his I-20 to him. A ने B को थ्रेटन किया कि अगर वो उसको अपनी I-20 नहीं बेचेगा तो वो उसे मार देगा. Here coercion is being directed against the other party to the contract. और दूसरे में क्या है, ए ने थ्रेटन किया सी को जो कि बी की वाइफ है. इफ़ मतलब कि हाँ, मतलब कि कॉर्जन आप किस पे लगा सकते हैं. जैसे उसमें तो ये था कि कौन मतलब जैसे मारेगा, उसमें था मतलब किसके लिए मारेगा. मतलब उसमें क्या था कि ए को चाहिए था उसका मतलब प्रॉपर्टी, तो फिर वो खुद ही मतलब उसे मतलब अपने लेने के लिए थ्रेटन कर रहा था ऊपर वाले केस में. लेकिन इसमें क्या था, ए थ्रेटन कर रहा था कि तू बी को सी को दे दे. इसमें क्या है कि किसके ऊपर कॉर्जन करेगा. ठीक है, तो इसमें था कि
ए बी को ही थ्रेटन कर रहा है जिसकी वो चीज़ है, लेकिन इसमें क्या है कि वो सी को थ्रेटन कर रहा है जो कि उसका कोई मतलब वो उसकी वाइफ है कि भाई अगर वो सेल नहीं करेगा तो वो उसे मार देगा। बी गिव्स हिज कंसेंट अंडर कॉर्जन, कॉर्जन में दिया है कॉर्जन हैज़ बीन एम्प्लॉयड बाय ए अगेंस्ट स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉर्जन लगा कहाँ, मतलब कॉर्जन लगा कहाँ, नुकसान किसको हो रहा था, उसकी वाइफ को, तो वो कौन थी, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। अब है इंटेंशन ऑफ द पार्टी, द एक्ट ऑफ कॉर्जन मस्ट बी डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग द अदर पार्टी टू एंटर इनटू अग्रीमेंट। मतलब कि इसमें इंटेंशन आपकी क्या होनी चाहिए कॉर्जन करने के पीछे, कि आप चाहते हो कि वो एग्रीमेंट में एंटर कर जाए। द टर्म एक्ट फॉरबिडन बाय द इंडिविजुअल इज वाइडर देन द टर्म पनिशेबल बाय द पेनल कोड। मतलब कि फॉरबिडन वाली बड़ी है पनिशेबल से। एंड अबेटमेंट ऑफ सुसाइड इज पनिशेबल, मतलब कि अगर कोई डरा रहा है कि मैं भाई अपना सुसाइड कर लूँगा वरना ये करो, है ना, कि मतलब अगर कोई कह रहा है कि मैं अपना सुसाइड कर लूँगा अगर तुमने ये नहीं किया तो वो भी, और ये कौन सा सेक्शन कहता है 306 सुसाइड वाली बात, तो ये भी कॉर्जन के बराबर ही है। सो अब हमारा कॉर्जन के अंदर सिर्फ अफेक्ट बच गया है, तो अब अफेक्ट कर लेते हैं। सेक्शन 19 कहता है कि अफेक्ट क्या है कॉर्जन का, वेयर द कंसेंट ऑफ द पार्टी इज इंड्यूस्ड बाय कॉर्जन द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल। जहाँ पे कॉर्जन से किया तो वॉइडेबल हो जाता है। एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज सो ऑब्टेन्ड, ठीक है, जो अग्रीव्ड पार्टी है, मतलब जिसको धमका के जोर ज़बरदस्ती से उसका लिया गया था कंसेंट, सच पार्टी हैज़ द राइट टू अफर्म द कॉन्ट्रैक्ट और रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि ए को अंडर कोर्जन बोला कि तू मेरे को अपनी गाड़ी बेच कम पैसों में, ठीक है, तो बाद में वो क्या कर सकता है, उसके पास राइट है कि वो मना कर सकता है कि मैं नहीं बेचना चाहता, ठीक है। द बर्डन ऑफ प्रूफ दैट द कंसेंट ऑफ द पार्टी वाज ऑब्टेन्ड बाय कॉर्जन, कि मतलब प्रूफ करना कि भाई कॉर्जन के अंडर ही तुझे डराया गया था, तुझसे लिया गया था, तो वो वाला बर्डन किसके ऊपर है, ऑन द पार्टी हु वांट्स टू सेट असाइड द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द प्ली ऑफ कॉर्जन, ठीक है। तो जिसको डराया गया था, धमकाया गया था, उसके पास उसके ऊपर बर्डन है कि उसे प्रूफ लेके आना पड़ेगा कोई, कि भाई मेरे साथ कॉर्जन हुआ था, ये हुआ था और मुझे डराया धमकाया गया था, मतलब होना चाहिए प्रूफ, क्योंकि लॉ तो भाई प्रूफ ही देखता है, ठीक है। प्रिंसिपल और रिस्टिट्यूशन, रिस्टिट्यूशन क्या होता है कि भाई आप पहले जैसे कंडीशन में थे वैसे ही कंडीशन में हो जाओगे। तो सेक्शन 64 कहता है प्रोवाइड्स दैट इफ द अग्रीव्ड पार्टी ऑप्ट्स टू रिसेंड द वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, अगर वो ख़त्म करना चाहती है उस कॉन्ट्रैक्ट को, he must restore the benefits received by him, उसको जो बेनिफिट मिला उससे, to the person from whom they were received, ठीक है। अगर उसने बोलता कि 20,000 में मेरे को अपनी गाड़ी, अगर उसने बोलता कि 20,000 में मुझे अपनी गाड़ी बेच दे, ठीक है, लेकिन वो नहीं चाहता था कि उसे नहीं बेचना, तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे वो 20,000 रुपये वापस देने पड़ेंगे, तो उसे वो 20,000 रुपये वापस देने पड़ेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब वो 20,000 रुपये वो रख ले। तो गाइज हमारा कॉर्जन ख़त्म हो गया है, तो अब हमारा अनड्यू इन्फ्लुएंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो बाय गाइज।